हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के साइंस की वर्कशीट नंबर 19। बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले भी जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के बारे में पढ़ा है और आज हम कोशिका के कुछ कार्य पढ़ेंगे, कोशिका के अंगों के कार्य पढ़ेंगे। हमने पहले पढ़ा है कि कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं और कुछ बहुकोशिकीय होते हैं और कुछ कोशिकाओं में बहुत ही सीमित काम होते हैं, अंग बहुत कम होते हैं और कुछ कोशिकाओं में अंग कुछ ज़्यादा होते हैं। तो आज हम कुछ अधिक अंगों वाले कोशिका के बारे में बात करेंगे, जिनमें जो अंग होते हैं वो अंग कोशिका में क्या क्या कार्य करते हैं और कोशिकाओं को वो कैसे प्रभावित करते हैं। इस चीज़ को आज इस वर्कशीट में हम लोग जानने वाले हैं। ज्ञान अपने जिज्ञासा दीदी से पूछ रहा है कि हमने जाना कि कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक इकाई का मतलब होता है कि जीवन की सबसे छोटी काम करने वाली अगर कोई इकाई होती है शरीर में तो वह क्रियात्मक होती है, या फिर जीवन अगर कोई सबसे छोटा हो सकता है तो वह कोशिका का हो सकता है, उससे छोटा कोई जीवन नहीं होता है और यह भी काम करने वाली होती है, इसके अंदर भी कुछ कार्य होता है। लेकिन ये जीवन क्रियाएं क्या हैं और एक कोशिका इसे कैसे कर पाती है, इस चीज़ को समझना है। तो इसकी जिज्ञासा दीदी बोल रही है, ज्ञान जैसे कि तुम जानते हो किसी भी जीव के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, जैसे वृद्धि, उत्सर्जन, भोजन, पोषण करना, सांस या श्वसन लेना इत्यादि। मतलब कि सभी जीवों का विशिष्ट लक्षण होता है कि जीव वृद्धि करते हैं, जीव उत्सर्जन करते हैं, मतलब जो खाते हैं उसको बाहर निकालते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। जीव भोजन करते हैं, मतलब पोषण लेते हैं, अपने शरीर को पालने के लिए पोषित होते हैं, और सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया होती है। तो ये सभी जीवों में होती है। ये सभी आवश्यक क्रियाकलाप जीवन की क्रियाएं कहलाती हैं और जो प्रत्येक कोशिका में पदार्थों के आदान प्रदान से संभव होती है। मतलब कि कोशिकाओं में जो पदार्थ है अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आता जाता है, तो ये वो आने जाने के क्रम में इन्हीं सभी क्रियाओं को संपन्न करता है। प्रत्येक कोशिका के कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। मतलब कि कोशिकाओं के जो अंग होते हैं उन्हें कोशिकांग कहते हैं और हर कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है और कोशिकाओं का हर एक अंग एक अलग अलग विशेष कार्य करता है। प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य होता है। ये कोशिकाओं के नाम हैं, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, जो इन विशिष्ट कार्यों में मदद करते हैं। अब ज्ञान पूछता है, दीदी ये प्लाज्मा कोशिका झिल्ली क्या होती है और इसका कोशिका में क्या कार्य है? तो यह है, ज्ञान कह रही कि यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो केवल जरूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है, इसलिए इसे वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। जरूरी पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, जल इत्यादि विसरण और परासरण क्रिया से कोशिका के अंदर या बाहर आते जाते हैं। विसरण और परासरण प्रक्रिया क्या है, इसको भी हम समझेंगे। पदार्थों की गति ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है तो उसे विसरण कहा जाता है। ज्यादा सांद्रता मतलब अगर इसमें सांद्रता अधिक है, मान लीजिए यह घोल काफी गाढ़ा है और यहाँ घोल काफी पतला है, तो यह ज्यादा सांद्रता से इसकी ओर आएगी तो इस विधि को विसरण कहेंगे। और अब परासरण है, और कोशिका झिल्ली से जल का विसरण परासरण कहलाता है और कोशिका झिल्ली से जो जल निकलता है तो इस क्रिया को परासरण कहते हैं। तो विसरण और परासरण विधि आपने समझ लिया। विलयन की सांद्रता का कोशिका पर प्रभाव। विलयन की सांद्रता मतलब कोई भी विलयन कितना सांद्र है, इसका प्रभाव कोशिका पर क्या पड़ता है। तो जल की सांद्रता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। अल्प परासरण दाबी। अल्प परासरण दाबी का मतलब होता है कि विलयन में कोशिका की अपेक्षा ज्यादा जल, कोशिका के अंदर कम जल है और जो विलयन है उसमें कोशिका की अपेक्षा ज्यादा जल है, तो कोशिका क्या होगा, फूलने लगेगी, तो इसमें अंतः परासरण की क्रिया होती है। उसके बाद सम परासरण दाबी। कोशिका और विलयन में जल की सांद्रता समान, कोशिका आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर कोशिका में और जल में सांद्रता समान होती है तब कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो, क्योंकि जितना जल कोशिका के अंदर है उतना जल इस जल के अंदर भी है, इस विलयन के अंदर भी है, इसलिए इसमें से कोई आदान प्रदान नहीं होगा, तो कोशिका में भी के आकार में भी आदान प्रदान नहीं होगा। अति परासरण दाबी। विलयन में कोशिका की अपेक्षा कम जल, जिससे कि कोशिका सिकुड़ जाती है,
अब विलयन में कोशिका की अपेक्षा अगर कम जल है और इसमें ज़्यादा जल है तो इससे क्या होगा कि यह अति परासरण दाबी का प्रभाव दिखाएगी और कोशिका सिकुड़ जाएगी। इसी प्रकार पानी में घुलनशील पदार्थ परासरण विधि से कोशिका में चले जाते हैं, जिसको कि हम इस निम्न उदाहरण के द्वारा देखेंगे। यहाँ लाल रक्त कोशिका पर प्रभाव देखिए, समपरासरण दाबी। तो समपरासरण दाबी का मतलब हुआ कि दोनों में बराबर जल है, तो इससे क्या होगा कि इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अल्प परासरण दाबी, अल्प परासरण दाबी का मतलब ये होता है कि इसमें सांद्रता ज़्यादा रहती है और कोशिका में सांद्रता कम रहती है, तो इससे कोशिका इसमें से जल सोख कर फूल जाती है। तो यह अल्प परासरण दाबी का हो गया। ये अति परासरण दाबी, अति परासरण दाबी में क्या होता है कि इसकी सांद्रता कम होती है जबकि कोशिका की सांद्रता ज़्यादा होती है, तो इसमें से जल निकल करके इस विलयन में चला आता है, जिससे कि कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। तो यह अति परासरण दाबी का उदाहरण हो गया। अब यहाँ पर है पदार्थों में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है, मतलब कोशिका की दीवारें होती है। पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, जिसे जीव द्रव संकुचन कहा जाता है। कह रहा है कि पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ, ये बड़ा है और जब इसमें पानी का कमी होगा तो ये सिकुड़कर छोटी हो जाएगी, और इस प्रक्रिया को जीव द्रव कुंचन कहा जाता है, जो कि इस फोटो के माध्यम से आप उसको सही ढंग से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ यह संकुचित होकर छोटी हो गई है। अब यहाँ कुछ प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली का क्या महत्व है, जीव द्रव कुंचन की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। और यहाँ है कि कोशिका का कौन सा भाग पारगम्य है, किशमिश और लाल रक्त कोशिका को अल्प परासरण दाबी विलयन में रखने पर उनमें क्या बदलाव होंगे और क्यों। तो यहाँ सबसे पहले देखिए प्रश्न 1 का उत्तर कहाँ है, कोशिका झिल्ली का क्या महत्व है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि कोशिका झिल्ली यहाँ से यहाँ तक, ये प्रश्न 1 का उत्तर होगा। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो केवल जरूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है, यहाँ तक होगा। क्या महत्व है, तो इसे यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न 2 है कि जीव द्रव कुंचन की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ जीव द्रव कुंचन है, इस चित्र को बना लेना है और इससे ऊपर जो बातें लिखी गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, जिसे जीव द्रव कुंचन कहते हैं, और इस चित्र को हम बनाएंगे। तो यह हो गया प्रश्न 2 का उत्तर, आप इसको कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि कोशिका का कौन सा भाग पारगम्य है। तो कोशिका झिल्ली पारगम्य होती है। प्रश्न 3 है, तो प्रश्न 3 का उत्तर देखिए यहाँ पर है, कोशिका झिल्ली पारगम्य झिल्ली कहते हैं और कोशिका झिल्ली ही पारगम्य होती है। तो प्रश्न 3 में इसका उत्तर देंगे, कोशिका झिल्ली पारगम्य होती है। और उसके बाद प्रश्न 4 है कि किशमिश और लाल रक्त कोशिका को अल्प परासरण दाबी विलयन में रखने पर उनमें क्या बदलाव होगा। तो अल्प परासरण दाबी विलयन में देखिए ये होगा, इस चित्र को आप बनाएंगे और यहाँ पर अल्प परासरण दाबी है विलयन में, कोशिका की अपेक्षा ज़्यादा जल होने पर कोशिका फूलने लगेगी और किशमिश भी फूलने लगेगी। तो यह अल्प परासरण दाबी का उदाहरण हो गया, ये चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की बहुत ही आसान सी साइंस की वर्कशीट और इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।